Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 14 Bill of Exchange. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you simplified ways to understand accountancy. We are at chapter 14 Bills of Exchange के बारे में समझेंगे. ये Bills of Exchange क्या है, किस तरह से इसकी अकाउंट फॉर किया जाता है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. बैंकिंग के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसको हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे. इनको अकाउंटिंग में कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है, इनके लिए कौन सी बुक्स मेंटेन की जाती हैं, वो सब चीजें हम समझेंगे एंड वी विल स्टार्ट. 14.1 इंट्रोडक्शन. कोई भी बिजनेस बगैर क्रेडिट के रन नहीं कर सकता. हर समय कैश अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल, प्रॉमिसरी नोट, चेक, जो इंस्ट्रूमेंट बिजनेस को हेल्प करते हैं और लिक्विडिटी की तरह ही परचेज एक्सचेंज किए जा सकते हैं. दे आर नेगोशिएबल. नेगोशिएबल मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए जा सकते हैं विद वैल्यू. सो इसके लिए हम मेन जर्नल के अलावा एडिशनल जर्नल्स मेंटेन करते हैं. बिल्स रिसीवेबल जर्नल एंड बिल्स पेएबल जर्नल. सेक्शन 14.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या अवेलेबल हैं उनको समझते हैं. जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो रॉ मटेरियल खरीदती हैं और बहुत बार वो रॉ मटेरियल जो खरीदती हैं वो क्रेडिट पर खरीदती हैं. जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा, एक इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट साइन करके जिससे भी परचेज किया उसको वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया कैश देने के बजाय, जिसमें प्रॉमिस रहता है कि सर्टेन टाइम के बाद वो पेमेंट करेंगे. इसी तरह से जब ये बिजनेस एंटिटीज अपने गुड्स सेल करती हैं किसी और यूनिट को या मार्केट में होलसेलर्स को, तो होलसेलर्स इन्हें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लिखकर दे देते हैं जिसके बेसिस पर यह बिजनेस चलता है. लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेस के अंदर. अगर लिक्विडिटी नहीं हो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. यही क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स बिजनेस को स्मूथली रन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अकाउंट्स में हम इनको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. पहले हम समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट लिखता है. जो इंस्ट्रूमेंट को लिखता है उसे ड्रॉर कहा जाता है. जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखता है वो एक ऑर्डर देता है किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को कि आप सर्टेन अमाउंट पे करेंगे. जिसको वो ऑर्डर देता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, उसे ड्रॉई कहा जाता है. और यह पे करेगा किसको? जो भी पेमेंट रिसीव करेगा, जिसके फेवर में वो पेमेंट देनी होगी ड्रॉई को, उसे हम बोलते हैं पेई. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं. ड्रॉर जो इंस्ट्रूमेंट लिखता है, ड्रॉई जिसे ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, पेई जो पेमेंट प्राप्त करेगा. बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी ओरल नहीं होता, हमेशा रिटन होता है, पेपर पे लिखा जाता है. बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी कंडीशनल नहीं होता, हमेशा अनकंडीशनल होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अप्रोक्सीमेट अमाउंट नहीं होता, एकदम स्पेसिफिक अमाउंट होता है. जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? करेक्ट, यह सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है. एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking to pay a certain sum of money to a certain person or to his order. बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हैं? करेक्ट, 3 पार्टीज हैं. ड्रॉर जो इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है, ड्रॉई जिसे ऑर्डर किया गया है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए, एंड पेई जो वैल्यू प्राप्त करेगा. बिल ऑफ एक्सचेंज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मिस्टर बी बायर हैं, मिस्टर सी सेलर हैं. 1 लाख रुपए के गुड्स मिस्टर बी, 1 लाख रुपीज के गुड मिस्टर बी बाय कर रहे हैं और मिस्टर सी सेल कर रहे हैं. तो मिस्टर ए एक कागज उठाएंगे और उस पर लिखेंगे मिस्टर बी शैल पे ₹1 lakh to Mr. C.
और उसके बाद नीचे अपना नाम लिख देंगे, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे, डेट और टाइम डाल देंगे मिस्टर ए, और ये इंस्ट्रूमेंट वो मिस्टर बी जो बायर हैं उनके सामने रख देंगे। मिस्टर बायर उस पे लिख देंगे जो कि जिनको ऑर्डर दिया गया है पे करने के लिए, मिस्टर बी शैल पे, ठीक है। सो बी उस पे साइन कर देंगे एक्सेप्टेड, यानी कि जो बायर है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 1,00,000 रुपया सी जो कि सेलर है उसको दूंगा। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट बी साइन कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, नीचे डेट प्लेस लिख देते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनकर तैयार हो गया और ये सी जो कि सेलर है उसको दे दिया। सेलर ये इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखता है, तो यह इंस्ट्रूमेंट सेलर सी के लिए एक बिल्स रिसीवेबल है, उसने 1,00,000 रुपया लेना है, और मिस्टर बी की बुक्स में ये बिल्स पेबल है, यानी कि उसे ये पैसा 1,00,000 रुपया सी को जब भी सी डिमांड करेगा उसे देना होगा। तो ये है रोल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जिसकी वजह से बगैर कैश के भी ट्रांजैक्शन हो गई। मिस्टर ए जो ड्रॉर थे, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट लिखा, जिन्होंने साइन भी किया, अगर वो लिखते समय ये डाल देते मिस्टर बी शैल पे ₹1,00,000 टू सी इफ द गुड्स आर इन गुड क्वालिटी, तो यह इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं आता। कोई भी कंडीशन लगाना अलाउड नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ध्यान रहे, कोई भी कंडीशन लगाना अलाउड नहीं है। सर्टेन पीरियड भी मेंशन करना जरूरी नहीं है, पीरियड मेंशन भी हो सकता है और हो सकता है मेंशन ना हो। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में डेट या टाइम मेंशन नहीं है कब पेमेंट होगी, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड होता है। जब भी मिस्टर सी जो पेई है वो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करेंगे तो बी को उसकी पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर उस पर एक पीरियड मेंशन्ड हो, आफ्टर 2 months या एक सर्टेन डेट पड़ी हुई है, तो उस डेट के आधार पर पेमेंट तभी ड्यू होगी। जिस बिल ऑफ एक्सचेंज में पीरियड मेंशन्ड होता है उसे बोलते हैं यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, USANCE, यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स, क्या चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है? यस, चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन पूरी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। इसमें हमेशा ड्रॉई बैंक होता है, कस्टमर ड्रॉर होता है, और जिसके फेवर में चेक बनता है वह पेई होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने देखा कि जो बायर था मिस्टर बी, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन चेक के अंदर ऐसी कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। सिंपली कस्टमर लिख देता है, बैंक को आदेश दे देता है, पे रुपीज सो एंड सो टू मिस्टर सी। अगर मिस्टर बी बायर हैं, वो एक चेक बनाते हैं 1,00,000 रुपए का, और बैंक से कहते हैं कि आप इसको 1,00,000 रुपया सी को दे दें। वो चेक बना देते हैं और वो सी को दे देते हैं, तो वो सी के हाथ में एक चेक है, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके अंदर मिस्टर बी जो है वो ड्रॉर है, बैंक को आदेश दिया गया है, बैंक ड्रॉई है, और मिस्टर सी जिसके फेवर में चेक बनाया गया वो पेई है। चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, उसमें एक सर्टेन पीरियड नहीं होता। मिस्टर सी कभी भी जाकर उस चेक को एनकैश कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 of Bill of Negotiable Instrument Act 1881, a check is a bill of exchange drawn on a specific banker and payable on demand। यानी कि चेक हमेशा ऑर्डर होगा बैंक को, यानी कि बैंक विल ऑलवेज बी द ड्रॉई। चेक में ड्रॉई कौन है? हमेशा बैंक, ड्रॉर कस्टमर, पेई जिसके फेवर में चेक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चेक, चेक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? पहला, चेक is always ordered to the bank, यानी बैंक is the drawee। Number 2, it is payable on demand, कभी भी वह यूजेंस नहीं होता। इसमें स्टैंप ड्यूटी की आवश्यकता नहीं है, बैंक के द्वारा एक्सेप्टेंस की भी कोई जरूरत नहीं है। बैंक के पास ड्रॉर ऑफ द चेक का सिग्नेचर्स होते हैं
और उसका अकाउंट भी उसके पास होता है, ड्रॉर का अकाउंट भी होता है और उसके सिग्नेचर भी होते हैं। वो सिग्नेचर जब टैली करेंगे तब भी पेमेंट होगी। चेक के ऊपर डेट जो मेंशन रहती है उसी डेट या उसके बाद की डेट पर ही पेमेंट की जाएगी। अब आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। करेक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉई बैंक हो ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि चेक में ड्रॉई हमेशा ही बैंक होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक्सेप्टेंस जरूरी है, लेकिन चेक में एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज यूजेंस भी हो सकता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट का हो सकता है, लेकिन चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंपिंग जरूरी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जबकि चेक के ऊपर स्टैंप ड्यूटी की कोई आवश्यकता नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी पैसा चाहिए तो उसकी डिमांड रेज करनी होगी, और अगर डिसऑनर होता है तो उसके लिए नोटिस ऑफ डिसऑनर भी देना होगा। लेकिन चेक में ऐसा नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देना होता, सिर्फ नोटिस देना होता है, पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो उसके अंदर अंदर पेमेंट करनी है, उसके लिए नोटिस नहीं देना। बिल ऑफ एक्सचेंज की नोटरी के पास नोटिंग करानी पड़ेगी, जबकि चेक की ऐसी कोई नोटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? फ्रेंड्स, कई बार जब एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है उसके अंदर ड्रॉर और ड्रॉई सेम ही व्यक्ति होता है, बजाय इंस्ट्रूमेंट लिखने के कोई और लिखे, वह खुद ही लिखता है और वह खुद ही प्रॉमिस कर देता है। जैसे बी ने गुड्स खरीदे, बी ने गुड्स बाय करे 1 लाख रुपए के सी से, तो बी ही इंस्ट्रूमेंट पे लिखता है आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू सी, और नीचे बी अपने साइन कर देता है, डेट डाल देता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। इसमें ड्रॉर की आवश्यकता नहीं होती, जो ड्रॉई है वही ड्रॉर का भी काम करता है, खुद ही लिख लेता है वो इंस्ट्रूमेंट। तो प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होंगी? सिर्फ बी और सी, यानी कि एक ड्रॉर जो ड्रॉई का काम भी कर रहा है और साथ में पेई। इसके अंदर जो ड्रॉर जो ड्रॉई का काम भी कर रहा है वो खुद ही एक प्रॉमिस करता है। सो प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking, important word है, an unconditional undertaking to pay a certain sum of money to a certain person. साइंड जो भी इसमें प्रॉमिस करने वाला है वो अपना साइन डालेगा, डेट डालेगा, टाइम डालेगा और इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली स्टैम्प करेगा। जैसे ही ये कर देगा तो एक प्रॉमिसरी नोट बनकर तैयार हो गया। पेई की बुक में फ्रेंड्स, पेई की बुक में ये होगा बिल्स रिसीवेबल, और जो प्रॉमिस जिसने किया है, जो भी ड्रॉई है इस प्रॉमिसरी नोट का, उस प्रॉमिसरी नोट का जो ड्रॉई है उसकी बुक में बिल्स पेबल के रूप में यह शो होगा। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज हैं? 2। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हैं? 3। प्रॉमिसरी नोट के अंदर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक्सेप्टेंस की जरूरत है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर एक अंडरटेकिंग है, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। नेक्स्ट, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में समानताएं क्या है, सिमिलैरिटीज क्या हैं? अगर उसमें पीरियड मेंशन्ड है तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट यूजेंस होंगे, USANCE, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड के बाद ही ड्यू डेट उनकी बनेगी। अगर उसमें पीरियड मेंशन नहीं है तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, और इसके अंदर डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स को जब भी प्रेजेंट किया जाएगा तभी उसकी पेमेंट करनी होगी पेई को ड्रॉई द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्वेश्चन, हु इज अ होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट? आंसर, अ पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। जो भी कानूनी तौर से अधिकारी है पैसा प्राप्त करने के लिए, वो ही होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का। व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन इज इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। किसी सेवा या गुड्स के इवज में जब इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है तो जो गुड्स या सर्विसेज दी जा रही हैं वो है कंसिडरेशन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न बनाता है, उस रिटर्न बनाने के एक्सचेंज में वही है उसका कंसिडरेशन कि एक्सचेंज में
वो पेमेंट लेता है। एक दुकानदार टेलीविजन के एक्सचेंज में चेक रिसीव करता है, तो जो टेलीविजन है दैट इज कंसिडरेशन। क्वेश्चन, हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स? आंसर, होल्डर इन ड्यू कोर्स कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नंबर 1, वो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बना है फॉर कंसिडरेशन। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में बी ने गुड्स परचेज करे थे 1 लाख रुपए के, तो गुड्स लिए उसने 1 लाख रुपए के, उसके बदले में उसने प्रोमिसरी नोट सी को दिया जो सेलर था, या उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। तो यहां पर जो 1 लाख रुपए के गुड्स हैं वो कंसिडरेशन है, उसके बदले में इंस्ट्रूमेंट दिया, इसलिए सी जो है वो पहली कंडीशन होल्डर इन ड्यू कोर्स की सेटिस्फाई करता है। सेकंड कंडीशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स की, इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। जब इंस्ट्रूमेंट लेगा, सी जब इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, ये मान के चलता है कि वो बी के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ले रहा है इन गुड फेथ। सी जो कि सेलर है वो जानता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है, बी की क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर, उसी के बेसिस पे वो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है। तीसरी और फाइनल कंडीशन है कि सी जब ये इंस्ट्रूमेंट ले रहा है वो उसकी मैच्योरिटी से पहले ही ले रहा है। अगर इंस्ट्रूमेंट के मैच्योर होने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट लेगा तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए 3 कंडीशन। नंबर 1, फॉर कंसिडरेशन। सेकंड थिंग, विदाउट नेग्लिजेंस इन गुड फेथ, जिसके अंदर उसे मालूम है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तीसरा, बिफोर द मैच्योरिटी डेट, अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्ट किया जाता है, नेगोशिएट किया जाता है, तो ऐसे केस के अंदर जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स। व्हाट इज ऑनरिंग ऑफ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट? आंसर, जब भी जो पेई है इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉई के सामने प्रस्तुत करता है और ड्रॉई उसकी पेमेंट कर देता है, तो कहा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को ऑनर कर दिया गया, जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है उसे ऑनर कर दिया गया। इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड कब माना जाता है? जब पेई ड्रॉई के सामने इंस्ट्रूमेंट रखता है पेमेंट के लिए और ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर देता है या अपनी इनकैपेसिटी दिखाता है कि मैं पे नहीं कर सकता, तो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड माना जाता है। क्वेश्चन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है? आंसर, अगर एक बिल रिसीवेबल, जैसा हमारे एग्जाम्पल में सी जो कि सेलर है उसके पास 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल है, वो अगर बैंक में आए और उस इंस्ट्रूमेंट की से ड्यूरेशन 2 महीने है, वो बैंक से चाहे कि ये 2 महीने बाद जो पेमेंट आएगी वो बी से बैंक कलेक्ट कर ले और इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट कर दे, तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट से 2% इंटरेस्ट और चार्जेस लगाकर बैंक बाकी 1 लाख से पैसा माइनस करके अगर सी को दे देता है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फ्रेंड्स, जब भी बिल की डिस्काउंटिंग करें तो आपको ध्यान रखना है ये जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ही डिस्काउंटिंग कर सकता है बैंक। नंबर 2, जब भी इंस्ट्रूमेंट की डिस्काउंटिंग करेंगे तो हम इंस्ट्रूमेंट अब बैंक के फेवर में एंडोर्स करा देंगे। एंडोर्स मतलब उसके बैक साइड पे जो सी है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है इंस्ट्रूमेंट का, उससे पीछे साइन करवा लेंगे कि वो बैंक के फेवर में इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर रहा है। क्वेश्चन, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल? आंसर, अगर पेई अभी इंस्ट्रूमेंट का टाइम है 2 महीने, 1 महीने बाद बी के पास जो कि ड्रॉई है उसके पास जाकर उससे कहता है कि मुझे पेमेंट दे दो, मुझे जरूरत है, और बी 2 महीने का इंतजार ना करते हुए 1 महीने के एंड में ही पेमेंट कर देता है बिफोर मैच्योरिटी, तो ऐसी सिचुएशन को रिटायरमेंट ऑफ बिल कहलाता है। अकोमोडेशन बिल क्या है, जिसे काइट फ्लाइंग भी कहा जाता है, वह क्या है? ए और बी आपस में एक करार कर लेते हैं। ए एक प्रॉमिसरी नोट 1 लाख रुपए का बी के फेवर में बना देता है, बी 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट ए के फेवर में बना देता है, और दोनों
अपने अपने बैंक से डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं तो इसे अकोमोडेशन बिल्स बोला जाता है, और बैंक्स को अकोमोडेशन बिल्स के अगेंस्ट डिस्काउंटिंग करना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन, व्हाट इज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग? जब एक पेई ड्रॉई के पास पेमेंट के लिए गया, ड्रॉई ने पेमेंट के लिए मना कर दिया, तो पेई को नोटरी के पास जाना पड़ता है। नोटरी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो लीगली ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। वो एक पेपर पर जो रिक्वेस्ट है पेई की, उसके बेसिस पे अपने रजिस्टर पर नोटिंग करता है और नोटिंग का नंबर उस पेपर पे डाल देता है। ये जो पेई है वो से रिक्वेस्ट करता है कि प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाए, तो नोटरी बी के पास जाता है और उसे प्रेजेंट करता है इंस्ट्रूमेंट कि इसकी पेमेंट करें। बी जब रिफ्यूज करता है तो उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट बनाकर नोटरी देता है, जो कि एक एविडेंस हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, जिससे कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जा सके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल रियल अकाउंट की तरह डील किए जाएंगे, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पेई है जब भी बिल रिसीव करेगा तो वो एंट्री डालेगा कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर टू बी। अमाउंट 1 लाख रुपया है तो वो एंट्री हो जाएगी। सी, जो पेई है जिसके पास बिल रिसीवेबल है, वो बैंक के पास क्या डिस्काउंट करने के लिए 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, 2,000 रुपया बैंक ने डिस्काउंटिंग के चार्जेस लगा दिए, तो एंट्री होगी कैश डेबिट 98,000, बिल डिस्काउंटिंग जो कि एक्सपेंडिचर है वो भी डेबिट होगा, बिल डिस्काउंटिंग डेबिट 2,000 रुपीज, और बिल रिसीवेबल चला गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखते हैं जो ड्रॉई है मिस्टर बी, उसकी बुक्स में किस तरह से चलेगा। ने ए को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, सो मिस्टर सी जो है वो रिसीवर है, तो सी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू बिल्स पेएबल 1 लाख रुपीज। जब बैंक वो कैश कराने के लिए, बिल्स पेएबल कैश कराने के लिए आएगा, तो बी अपनी बुक्स में लिखेगा बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सम अप। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। 3 पार्टीज हैं, ड्रॉर जो इंस्ट्रूमेंट लिखता है, ड्रॉई जिसे ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, पेई जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव करेगा। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। होल्डर लीगल राइट है लेने के लिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर कंसिडरेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डेट से पहले पहले होना चाहिए, एंड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। जहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है उसके बारे में रिसीवर को, होल्डर को कोई जानकारी ना हो, तो वो ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही इंस्ट्रूमेंट है चेक। चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये फर्क है कि चेक के अंदर ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, उसमें एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती, पेबल ऑन डिमांड ही होता है, यूजेंस नहीं होता, यानी पीरियड मेंशन नहीं होता। जहां पीरियड मेंशन होता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट में, तो उसमें ड्यू डेट से 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड किया जाता है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, इसके अंदर ड्रॉर की आवश्यकता नहीं होती, जो ड्रॉई है वही इंस्ट्रूमेंट लिख लेता है। इट्स ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहाँ ऑर्डर नहीं है, एक खुद ही अंडरटेकिंग दे रहा है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन, जो पेई को देने की बात करता है। अगर इंस्ट्रूमेंट टाइम पे पे हो जाए तो उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑनर हो गया। अगर ड्रॉई पे करने को मना कर दे तो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसे डिसऑनर होने पे नोटरी के पास जाकर नोटिंग करानी पड़ती है, और उसके बाद नोटरी जब ड्रॉई के पास जाकर प्रेजेंट करता है और ड्रॉई देने से मना कर देता है,
तो एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट बनाया जाता है, जो कि एक एविडेंस होता है लॉ ऑफ कोर्ट में, जिसके बेस पे शो होता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है। चेक के केस के अंदर चेक को प्रेजेंट किया जाता है, अगर चेक डिसऑनर हो जाए उसे नोटिस दिया जाता है, उसके अंदर बैंक द्वारा एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती और चेक के अंदर स्टैंप ड्यूटी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बुक्स को देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन एंट्रीज हम लोग बिल रिसीवेबल बुक में करते हैं जितने भी बिल रिसीवेबल हैं, बिल्स पेएबल बुक में करते हैं जितने भी बिल्स पेएबल हैं। बिल रिसीवेबल एक असेट है, बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है। बिल डिस्काउंटिंग एक प्रोसेस है वेयर बैंक के पास मैच्योरिटी से पहले जाकर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंटिंग करा सकता है, एक सर्टेन अमाउंट पे कर पहले से लिक्विडिटी प्राप्त कर सकता है और जब मैच्योर होगा तब बैंक ड्रॉई से पैसा ले लेगा। जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझा जाता है तो हमने पाया कि ये कॉमर्स को प्रोग्रेस करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है, लिक्विडिटी को ओवरकम करने में हेल्प करता है और ट्रेड को लगातार प्रमोट करता है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ में आया होगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने समझाए, कंसिडरेशन, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझे वो सब आपको समझ आए। थैंक यू सो मच। कोई आपका फीडबैक है तो आप दें akagrawl9999@gmail.com और मोबाइल 9999428886। थैंक यू।